आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि यह चैनल वर्ष 2021 में मैट्रिक अर्थात 10th एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर आया है, जिससे कि आप अपने घर पर बैठकर ही एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स हमारे एक्सपर्ट टीम द्वारा बिहार बोर्ड के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चूँकि कंटेंट इसकी काफ़ी अच्छी है तो सीबीएसई और आईसीएसई वाले छात्र भी इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। मैं हूं कुमार सौरभ और मैं आपको इस चैनल पर इतिहास पढ़ा रहा हूं। आइए, यह प्रथम अध्याय का सबसे लास्ट वीडियो है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके पहले इटली का एकीकरण में पढ़ा चुका हूं और जो भी 4-5 वीडियो डला हुआ है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव। उसे देखने के बाद आप खुद से ही क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं और आप वहां से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए लास्ट देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जैसा कि आपको दिख रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जिन भी छात्र ने इटली का एकीकरण नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड है, स्पेशल वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। देखिए, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्हें 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का भी प्रयास किया गया था। किंतु राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। चर्चा करेंगे इस पर डिटेल से। यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने जैसे ही मिलकर दबाई तो उनका परसा के जो बड़े जंकर्स होते थे, भूस्वामी, लिख लीजिएगा पॉइंट में, वहाँ के भूस्वामी को जंकर्स कहा जाता था, तो उनका भी समर्थन मिला। उसके पश्चात परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसके प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और ध्यान रखेंगे ये काफ़ी बार आएगा, जिसे परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। देखिए, जर्मनी का तो एकीकरण होना तय था, लेकिन बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का एकीकरण होगा, लेकिन राज कौन करेगा जर्मनी पे? ऑस्ट्रिया नहीं, परसा करेगा। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध हुआ। तीनों में परसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फ्रेंड्स, 18 जनवरी 1871 को वह सुबह का समय था जब जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क समेत परसा के महत्वपूर्ण मंत्री की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने परसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा भी की थी। ठीक है, और इस तरह जर्मनी के राष्ट्र का निर्माण हुआ। और जो ये वर्साय के महल में हुआ, यहीं से प्रथम विश्व युद्ध का नींव भी पड़ा था। इसी को कहा जाता है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यहीं से इसकी नींव पड़ी थी। देखिए, इसमें हम बिस्मार्क के एकीकरण की नीति पढ़ेंगे, जो उसका रक्त और लौह की नीति थी। तो आइए देखते हैं। देखिए, जर्मनी जो था बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। उससे पहले मैं थोड़ा सा स्लाइड देख लेना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देख लेंगे एक बार स्लाइड में क्या क्या मैंने दिया है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखा है, बाकी लेक्चर आप सुनेंगे। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य परसा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस मिलाकर 1871 में एक जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य परसा था, क्योंकि इसी के नेतृत्व में एकीकरण होना था और विलियम प्रथम वहाँ का शासक था। और जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क को जनता ने इलेक्ट नहीं किया था, यह एक हैंड पिक्ड था, डायरेक्ट इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण परसा के नेतृत्व में करना चाहता था। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर फ्रांस से था। देखिएगा, एक फ्रांस से युद्ध भी होता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का मैसेंजर नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, आप सुनेंगे और अपने सामने बुक्स रखेंगे। देखिए, शुरू में क्या था, जर्मनी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। वहाँ बहुत सारे स्टेट्स थे। उन क्षेत्रों में वो कैसे एक हुआ? कौन था वो जिसने जर्मनी को एक किया? जैसा कि विदित है, यूरोप 7 महाद्वीपों में से एक है। देखिए, जब नेपोलियन से सत्ता छीनी गई, उससे पहले जर्मनी अप्रोक्स 300 पार्ट में बटा था। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा परसा एवं ऑस्ट्रिया था।
इसमें अधिक फर्क था। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे हिस्से थे जो स्वेल्सबिग, हॉलस्टाइन, हैनोवर, सैक्सोनी, उल्ट, बोहेमिया, ये सब थे। मेनली जो 300 स्टेट्स था जिसको मिलाकर एक जर्मनी राष्ट्र बनना था, उसका एकीकरण होना था। अब आइए हम एकीकरण का दौर 1848 से 1914 के बीच पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप स्लाइड में देख लेंगे। देखिए क्या था एक्चुअली में। नो इवेंट इन यूरोप वाज एज इम्पोर्टेंट एज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूरोप में ऐसी कोई घटना नहीं थी जो जर्मनी के एकीकरण से घटना से ज़्यादा मतलब क्या शानदार रही हो। 1914 में प्रथम वर्ल्ड वार हुआ। लगभग 1848 से 1914 जो 70 साल तक यूरोप में इतनी बड़ी कोई घटना नहीं देखी गई थी वर्ल्ड वार से पहले जो जर्मनी का एकीकरण देखी गई। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में, और सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में इसकी काफ़ी चर्चा की कर रखी है मैंने, कि आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, जिन लोगों का भाषा कॉमन हो, फैक्टर्स कॉमन हो। और ये फैक्टर्स क्या होगा कॉमन फैक्टर्स? आपका कल्चर होगा, हिस्ट्री होगी, रिलीजन होगा, लैंग्वेज होगा, टेरिटरी होगा। तो ये सारा जो होगा अगर जो कॉमन होता है तो वहाँ राष्ट्रवाद पनपता है। आप उस देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो 19वीं से 20वीं सदी के मध्य में राष्ट्रवाद की जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। यूरोप के बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। और यदि राष्ट्रवाद की भावना वहाँ के लोगों में आती है, जर्मनी के लोगों में, तो बहुत सारे जो सेपरेट राज्य है वो मिलकर एक नेशन का निर्माण करते हैं। राष्ट्रवाद आपको किसी देश से जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, ठीक है। अब देखिए जोड़ कैसे सकता है, तोड़ कैसे सकता है। राष्ट्रवाद की वजह से आप अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, जैसे भारत, अफ्रीका। फिर ऑटोमन से जैसे अलग यूनान बना तो जोड़ सकते हैं, जैसे इटली का 2 हिस्सा हुआ, जर्मनी का 2 हिस्सा हुआ। तो इस तरीके से आप जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अब मैंने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद के इसमें क्या जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा। तो क्या योगदान रहा देखते हैं इसको। एक्चुअली में क्या हुआ कि फ्रांस में जो राज्य क्रांति ने वहाँ के निरंकुश तानाशाह को उठा के फेंक दिया था, और उसके बाद कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट आया। पहले वहाँ बुर्बो वंश का शासन था, ठीक है। लुई 14, लुई 15, लुई 16। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको उठा के फेंक दिया गया, मैंने उखाड़ के फेंक दिया गया। लेकिन आता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना सफल नहीं रहा। क्यों नहीं सफल रहा? क्योंकि जब राजशाही निरंकुश शासन का अंत होगा तो वहाँ गणतंत्र आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ आता क्या है? वहाँ फिर से वही निरंकुशता आती है। मैंने आपको 360 डिग्री कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो यही वही है। जो फ्रेंड्स सारे वीडियो देखे होंगे उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, जो नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं जाके। किंतु फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक तानाशाह ने दूसरे तानाशाह को डिथ्रोन करके सत्ता में आया था, ठीक है। तो नेपोलियन भैया एक ग्रेट बैरियर था जिसने यूरोप से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसे इतिहास में द नेपोलियनिक वार के बारे में आप चर्चा सुने होंगे। नेपोलियन द्वारा सारी लड़ी गई युद्धों को द नेपोलियनिक वार कहा गया। इसने अप्रोक्स आधे यूरोप पर कब्जा कर रखा था। काफ़ी शक्तिशाली था, छोटे कद का था, लेकिन काफ़ी ही महत्वाकांक्षी था ये। किंतु स्लोली जब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी तो उसका पतन भी शुरू हो लगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब तक आप मजबूत हैं तब तक तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तो आप के हाथ में जितना भी सत्ता रहेगा वो छीनने लगेगा। तो नेपोलियन ने जर्मनी के 300 हिस्सों को रिड्यूस करके 39 हिस्सों में बांट दिया था। अर्थात जर्मनी की यूनिफिकेशन में नेपोलियन का काफ़ी बड़ा योगदान था। 300 से तो 39 कर ही रखा था। अब कैसे किया? तो बड़े बड़े जो छोटे छोटे राज्य रहे होंगे उसको मिला के बड़ा कर दिया होगा, तो एक राज्य कर लिया होगा। इसमें जर्मनी में एक राइन संघ का निर्माण किया गया जिसमें 16 जर्मन स्टेट्स थे। अब फ्रेंड्स आप इसमें एक बार देख लेंगे। नेपोलियन ने पर्सा के समझ 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। ये आगे आएगी, मैं पढ़ाते जाऊंगा। सेडान के युद्ध के बारे में चर्चा करूंगा। जमींदारों को जमकर आपको बता चुका हूँ। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मार्क का कहना था कि युद्ध जो है विचारों से नहीं जीती जाती, इसके लिए आपको तलवार उठानी पड़ेगी, खून बहानी पड़ेगी। दैट इज रक्त और लौह की नीति, ठीक है। अब आइए, रक्त और लौह की नीति का उद्देश्य क्या था? तो पर्सा के राजशाही के अधीन जर्मनी का एकीकरण, इसके लिए जर्मन परिसंघ को नष्ट करना अत्यंत ही आवश्यक था। तरुण माफ़ कीजिएगा, तरुण आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो फादर जॉन ने किया, ठीक है। ये सब ऑनलाइनर पढ़ लेंगे। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त करके जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को 39 राज्यों में, मैंने इसको पढ़ा रखा है। किसके पहल पर जोल्बेराइन संघ की स्थापना हुई? पर्सा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखेंगे, ध्यान देंगे।
तो नेपोलियन के बारे में बताएं कि वो 300 राष्ट्रों से रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 39 राष्ट्र कर दिया था। और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन थी उसमें कितने स्टेट शामिल थे, तो फ्रेंड्स 16 स्टेट शामिल थे। तो जैसा कि विदित है कि नेपोलियन 1883 के जो बाद जो लिपजिग में और 1815 के बाद जो वाटरलू में लड़ा गया उसमें नेपोलियन की काफ़ी भयानक पराजय हुई। ठीक है, कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसमें इतनी खून बही थी कि मतलब कि वहाँ कीचड़ जो था वो खून का था, मांस का था। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ द नेपोलियन वार। यदि देखा जाए तो नेपोलियन की जो लड़ाइयाँ थी संपूर्ण यूरोप में उसका क्या प्रभाव पड़ा रहा होगा, बताएं। तो नेपोलियन के अधिक शक्तिशाली होने की वजह से बाकी देश उससे काफ़ी डरे समय रहते थे। जर्मनी जो कि स्मॉल पार्ट में था, एक्सटर्नल आक्रमण की वजह से खुद को रक्षित नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बाहरी आक्रमण से खुद को रक्षित करने के लिए आपसी एकता अनिवार्य होती है, और वहाँ आपसी एकता था नहीं। तो यही फीलिंग जर्मनी के स्मॉल पार्ट में रहने वाले लोगों के अंदर उमड़ी। चूँकि नेपोलियन ने जर्मनी को काफ़ी क्षति पहुँचाई थी, ब्लड वार सभी मैंने चर्चा की, लिपजिग वार, कहा जाता है कि यह काफ़ी खूनी संघर्ष था। ठीक है, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपना शुरू हो गई। अब नेपोलियन वहाँ हार जाता है, किंतु जिससे भी वो लड़ा उस देश को उसने काफ़ी क्षति पहुँचाई। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में तो हार चुका था, लेकिन आधे यूरोप पे तो कब्जा कर ही रखा था, और जहाँ जहाँ वो युद्ध लड़ा वहाँ काफ़ी क्षति पहुँचाया। जर्मनी ने जब राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो वहाँ के लोगों में कुछ थिंकर्स के माध्यम से भावना और पनप पड़ी। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, मतलब कि जो अनपढ़ गंवार लोग था वहाँ तक भी अपने माने वैचारिक मत को अपने पर पहुँचाना शुरू किया। तो इन्हीं में से एक था फिस्ट, दार्शनिक था। देखिए क्या कहता है, कोई यदि राष्ट्र है तो वहाँ पर जितने भी लोग समान भाषा बोलते हैं वही भाषा लोगों को आपस में यूनाइट करने का काम करता है, यह फिस्ट कहता था। काफ़ी अच्छी लाइन है। कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित तभी रख सकता है जब उसकी प्रॉपर इंटरनल बाउंड्री हो। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में चारों तरफ से घेरा हुआ नहीं है, तो कोई भी चोर घुस जाएगा कि नहीं। अनथिंकर्स ने भी कविताएं, लेख, भाषण के माध्यम से जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरी। अब देखिए वियना ऑफ कांग्रेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि उसका क्या योगदान रहा। वियना कांग्रेस में नेपोलियन द्वारा बनाई गई राइन संघ को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि नेपोलियन के क्रूर शासन को वे भूल जाना चाहते थे। राइन संघ जो नेपोलियन के द्वारा निर्मित किया गया था, उसकी जगह बनाई गई नया जर्मन कॉन्फेडरेशन, इसे जर्मन भाषा में बुंड कहा गया, BUND। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो नहीं लिखा होगा तो आप लिख लेंगे। बुंड पर्पस क्या था, ये था सारे सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसका जो संसद यानी पार्लियामेंट था उसका उस वक्त नाम था डायट। देखिए वियना कांग्रेस, ऑस्ट्रिया को जर्मन स्टेट्स माना गया वियना कांग्रेस में। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ये थी कि जर्मनी के एकीकरण के उपरांत जर्मनी में राज्य कौन करेगा, पर्सिया या ऑस्ट्रिया, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र थे। तो वियना कांग्रेस में यह डिसाइड किया गया कि जर्मनी का मुख्य भाग ऑस्ट्रिया होगा। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में बाधक क्या था। इसका सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया पर्सिया राज्य कौन करेगा जर्मनी पे। तो जो छोटे छोटे जर्मन राज्य थे वहाँ पर राजा को शासन होता था, अर्थात वो स्वतंत्र थे। तो एक्चुअली में क्या हुआ फ्रेंड्स कि वहाँ पे सभी के पास ताकत छिन जाने का डर था। थर्ड इकोनॉमिक डिफरेंसेज, फिर था एक इकोनॉमिक डिफरेंसेज क्या था, एक औद्योगिक क्षेत्र था, फिर कृषि प्रधान क्षेत्र था। ये मैंने इकोनॉमिक डिफरेंस दो तरीके का होता था, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि प्रधान क्षेत्र। फोर्थ था रिलीजन। ऐसा माना जाता है कि किसी राष्ट्र की कोई चीज़ तभी जोड़ती या तोड़ती है जब वो धर्म होती है। अब रिलीजन में क्या होता है, वहाँ का रिलीजन को माना जाता है चर्च ही सब कुछ है, पोप ही सब कुछ है। तो जो वहाँ चर्च भी दो तरीके के होते थे, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च। आज भी पूरी दुनिया में कैथोलिक चर्च मानने वालों की संख्या अधिक है रेदर देन प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में अंतर क्या है। कैथोलिक क्या करता है कि पोप की सत्ता को मानता है, पोप जो रोम पे शासन करता है। वहीं प्रोटेस्टेंट जो है वो पोप की सत्ता को नहीं मानता है, विरोध करता है। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट की आवाज़ उठाई कैथोलिक के विरुद्ध। ठीक है, प्रोटेस्टेंट का सिस्टम इन्हीं के द्वारा उठाया गया था, मार्टिन लूथर के द्वारा। लिख लेंगे फ्रेंड्स। जब प्रोटेस्टेंट चर्च ने कैथोलिक के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो इसे कहा गया रिफॉर्मेशन, अर्थात बदलाव। यह बहुत ही खूनी लड़ाइयों के लिए याद किया जाता है। एक्चुअली में 1618 से 1648, जिसे 30 इयर्स वार्स का नाम दिया गया, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य हुआ, ये डिसाइड करने के लिए कि शासन कौन करेगा। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता था कि जो जर्मनी में, ये देखिए ये मैप है NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो यहाँ था ये पर्सिया, ठीक है, ये पर्सिया था, और यहाँ था ये प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग थे पर्सिया में। ठीक है,
और यहाँ पे था ऑस्ट्रिया, और यहाँ किस चीज़ को मानते थे, यहाँ कैथोलिक को मानते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों क्षेत्र में जो ह्यूज डिफरेंस है, तो दोनों क्षेत्र कैसे एक हो सकता है बताएं आप। कैथोलिक जो बाइबिल के अलावा यानी रिचुअल्स को भी फॉलो करता था, वहीं जो प्रोटेस्टेंट थे वो केवल बाइबिल को फॉलो करता था। ये अथॉरिटी ऑफ पोप के विवाद में भी उलझा हुआ था। कैथोलिक पोप की सर्वोच्चता को मानता था, वहीं प्रोटेस्टेंट इसकी विरोध करता था। पर्सिया थोड़ा अधिक एडवांस हो गया था उस समय, क्यों? क्योंकि वहाँ उदारवादी थे, ये नए विचारों को अपनाते थे। देखिए वही मतलब कि प्लेस ज़्यादा एडवांस होगा जहाँ के लोग लिबरल हों, जहाँ के लोग सोशल हो, तो और जहाँ के लोग कंजर्वेटिव हों तो वो तो पीछे जाएगा। ठीक है, और जो कंजर्वेटिव दकियानुसी थे वो उनको बोला जाता था एंटी डाइलुवियन। तो आइए पर्सिया 19वीं सदी में मजबूत होता गया। यदि जर्मनी को एकीकृत करना था तो अपोजिंग आइडियाज, या तो ऑस्ट्रिया को शामिल करो तो यह होगा कि ग्रेटर जर्मनी बनेगी, या ऑस्ट्रिया को ना मिलाओ तो लिटिल जर्मनी बनेगी। तो जर्मनी को एकीकृत करने के लिए आर्थिक तौर पर प्रयास किया गया एवं एक जोल्बेराइन संघ की स्थापना की गई। देखेंगे फ्रेंड्स, किसके पहल पर जोल्बेराइन संघ की स्थापना की गई, तो पर्सा के संघ पे की गई। अब क्यों की गई इसका लेक्चर में आप पीछे रिमाइंड करके सुन सकते हैं। अब आइए, पर्सिया एवं छोटे छोटे राज्य एवं ऑस्ट्रिया के एकीकृत करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी थी। ठीक है, और इसके लिए फिर क्या था जरूरी बताएं? व्यापार से दो विभिन्न कल्चर या दो से अधिक लोग आपस में जुड़ते, सभ्यता का विकास होता, भाषा का आदान प्रदान होता। तो जोल्बेराइन के तहत ये हुआ। जोल्बेराइन के तहत जो 39 स्टेट्स थे वो आपस में ट्रेड करते थे। टैक्स बैरियर्स ख़त्म कर दिया गया, मार्केट फ्री कर दिया गया, माने सारे लोग आए जाएँ अपना सामान बेचे, कोई इशू नहीं है। तो ये था जोल्बेराइन संघ। विलियम कार ने जोल्बेराइन संघ को जर्मनी के एकीकरण के इतिहास का एक मील का पत्थर कहा था। ठीक है, उसका कहना था कि यह जो है एक माइटी लीवर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन है। लगभग 25 स्टेट्स ने जोल्बेराइन को स्वीकार कर लिया था। जोल्बेराइन के राष्ट्रवाद की भावना के विकास में भी काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि लोग आते गए, एक दूसरे से जुड़ते गए, कॉमन आचार विचार जो है प्रदान होते गया। एक फेज आता है फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म। क्या होता है देख ले। जो जर्मनी के विचारक, पेंटर, लेखक, दार्शनिक आदि थे, वो जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करते थे। ठीक है, रोमांटिसिज्म की वजह से लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी उसे कहा गया वोक, VOLK। वोक का तात्पर्य होता है ऐसी भावना जो पास्ट में तो थी किंतु नेपोलियन की वजह से सप्रेस कर दी गई। तो आप लिख लेंगे इसे क्या कहा गया, वोल्क। ये ध्यान देंगे, हिंदी में इसका है वोक, और जो मैंने बोला उसको लिख लेंगे। अब आइए, टॉपमैन ने जर्मनी का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, जैसे अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ना, वैसे ही टॉपमैन वहाँ का राष्ट्रगान लिखा था। क्या लिखा था, जर्मनी एबव एवरीथिंग। और आगे की जो लाइन थी वो जर्मन भाषा में थी। किन्हीं बच्चों को आता होगा तो बताएंगे, हमें तो नहीं आता है। तो जर्मनी को एकीकृत करने के लिए 1848 में प्रथम प्रयास किया गया। वो क्या कहाँ किया गया, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये प्रथम राजनीतिक प्रयास रहा। सभी 39 छोटे छोटे राज्यों को शामिल हुए फ्रैंकफर्ट संसद में, और यहाँ इसे 5 जर्मन पार्लियामेंट कहा गया। 39 राज्यों का एक संविधान होना चाहिए था, इसमें डिसाइड किया गया। सभी ने लिबरलिज्म अर्थात उदारवाद को फॉलो करने पर राजी हुआ। एक राजा होगा जिसके पास क्राउन का ताज होगे, फिर 2 सदन होंगे। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे वहाँ भी 2 सदन होंगे। एक स्टेटन हाउस होगा जिसे द हाउस ऑफ द स्टेट कहा जाएगा, एक वोक्स हाउस होगा जिसे द हाउस ऑफ द पीपल कहा जाएगा। तो ऑस्ट्रिया उदारवाद के खिलाफ था क्योंकि वो प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक के बारे में सुनते थे ना, वो प्रतिक्रियावादी था ना कि उदारवादी। तो 1850 में वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया को मुख्य शक्ति घोषित कर दिया गया, किंतु अब सत्ता को पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बनाया गया, और वह 39 राज्यों का अब राजा बनने वाला है। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ राजा बनने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अब तो पावर हमारी कम होने वाली है, हमारी पावर पहले जैसी रहेगी नहीं, तो क्या फ़ायदा है राजा बनने में। तो अब शक्ति संसद के पास आ जाएगी इससे। तो फ्रैंकफर्ट संसद यहाँ पे फेल कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 डिफरेंट मत हो जाते हैं। कौन कौन से मत हो जाते हैं? एक हो जाता है उदारवाद, लिबरलिज्म, जो पर्सिया वाले लोग मानते हैं। एक कंजर्वेटिज्म हो जाता है, रूढ़िवाद, जिसे ऑस्ट्रिया वाले लोग मानते हैं। तो ऑस्ट्रिया के मेटरनिक के शब्दों में उदारवाद एक एविल था। ठीक है, वो बोलता था कि उदारवाद एक एविल था। चलिए फर्दर, अर्थात आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से फ्रैंकफर्ट संसद फेल कर जाती है। अगेन 1859 में फ्रांस
जो जर्मनी का पड़ोसी है, एवं पिएडमोन, ये पिएडमोन इटली के अंदर आता है, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके हरा दिया जाता है। इसे नॉर्दर्न इटालियन वार भी कहा जाता है। अब ऑस्ट्रिया बिल्कुल कोलैप्स कर गया। यहाँ पे पर्सिया टेरिटरी का विस्तार होता है। अब ऑस्ट्रिया के राजा को हटा के नए राजा विलियम प्रथम को गद्दी दी गई। इसने आते ही बिस्मार्क को पीएम बनाया। इसे लोगों ने नहीं चुना था, यह वहाँ के किंग द्वारा चुना गया था और कहा गया कि यह हैंड पिक्ड था। तो फ्रेंड्स, अब आप स्लाइड पे ध्यान देंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आइए। ऑटोमन बिस्मार्क पर्सिया के थे और वो पीएम बने भी पर्सिया के। इनका ड्रीम था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन एकीकरण की एक शर्त थी कि जर्मनी के एकीकरण तो होगा, किंतु राज कौन करेगा? तो पर्सिया करेगा। अब आइए देखते हैं। इनकी कंजर्वेटिव विचारधारा थी, जबकि पर्सिया में विचारधारा कैसी थी? लिबरल। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी, क्योंकि विचारधारा में तो यहाँ दोनों डिफरेंस है, तो कैसे एक होगा? तो देखिए, आवाज़ उठने लगी तो इन्होंने एक स्पीच दी। क्या स्पीच था? जर्मनी डज नॉट लुक टू पर्सियाज लिबरलिज्म बट टू हर पावर, नॉट बाई स्पीचेज एंड मेजोरिटीज विल द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ बी डिसाइडेड। तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, ये बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ आयरन एंड ब्लड की नीति चलेगी, अर्थात सत्ता हासिल सिर्फ वार्ता से नहीं होगी, या खून भी बहाना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा, हथियार से खून बहाना पड़ेगा। ये मिलिट्री एंड इकोनॉमी को मजबूत करने में लग जाते हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इनका खुद का कंजर्वेटिज्म हो जाना, इनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अब आइए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? पर्सिया में समाजवाद फैला था। समाजवाद का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में जो संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होके बल्कि सभी लोगों के मध्य बांटना था। आर्मी मजबूत करने में पैसा की ज़रूरत थी, एवं समाजवादी लोग आर्मी को मजबूत नहीं करने दे रहे थे। क्यों करने देंगे भाई? आर्मी की ज़रूरत क्या है? पहले तो अपना पेट भर जाए, जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए। ठीक है, बेसिक नीड्स क्या थी? बेसिक नीड्स होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। ठीक है, ये सब। तो समाजवाद पूंजीवाद के बिल्कुल अपोजिट था। बिस्मार्क को सोशलिस्ट पार्टी ने ही बैन कर दी, मतलब माफ़ कीजिएगा शब्दों का अंतर है। बिस्मार्क ने समाजवादी पार्टी को बैन कर दिया, लेकिन वह उसके विचारधारा को सख्त बना लिया। अब बिस्मार्क ने समाजवादी पार्टी को तो हटा दिया था, किंतु अब उसका विचारधारा को वो अपनाता है। इससे उसे आर्मी को रिफॉर्म करने में सहायता मिलती है। बिस्मार्क द्वारा जो सोशल वेलफेयर किए गए वो थे हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया, ओल्ड एज पेंशन दिया गया। यहाँ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से तात्पर्य है कि अब बोलेंगे पहले तो इतना व्हीकल होता नहीं था, तो एक्सीडेंट किस बात का? तो भैया उस समय औद्योगिकरण काफ़ी चरम पे थी, और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर यदि घायल होते थे तो उनका जो इंश्योरेंस दिया जाता था, दैट इज। तो बिस्मार्क ने समाजवादी लोगों को तो रास्ते से हटा दिया। अब बिस्मार्क को उदारवादियों का दिल जीतना था। लिबरल चर्च के साथ सभी कंजर्वेटिव व्यक्ति के विरोधी थे, तो चर्च कंजर्वेटिव का समर्थक होता था। इसलिए बिस्मार्क ने उदारवादियों के दिल जीतने के लिए चर्च के पावर को ही रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया। पुनः इसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे उदारवादियों के दिल में यह उतर सके। अब देखिए क्या होता है, इसने पहले समाजवादियों फिर उदारवादियों को रास्ते से हटाया। अब बारी किसकी थी? अब अपने आप को पॉलिटिक घोषित करने की। अर्थात जैसे आप जानते थे ना कि क्या होता था, अंग्रेज कहते थे कि आप ये काम मेरा साथ दे दो, हम आपकी ये बात मान लेंगे, और भारतीय लोग उनका साथ देते थे, बाद में वो अपने रास्ते से मुकर जाते थे। मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं था, उनको सिद्धांत फॉलो नहीं करना था, वो बस अपना काम निकालना चाहते थे। दैट इज पॉलिटिक। तो बिस्मार्क ऐसा ही था। अब देखिए क्या होता है हाँ, देखिए क्या होता है। बिस्मार्क जो है वह रक्त और लौह की नीति को फॉलो करता है। सबसे पहले बिस्मार्क ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि मैं संसद की बात मानूं। वह कहता था कि मैं वही करूंगा जो पर्सिया के लिए अच्छा होगा। जर्मनी पर पर्सिया राज्य करेगा। बिस्मार्क पार्लियामेंट के परमिशन की प्रतीक्षा भी नहीं करता था। आर्मी का रिफॉर्म करने में वह लगा हुआ था। बिस्मार्क ने मिडिल क्लास का भी दिल जीता। मिडिल क्लास बुर्जुआ वर्ग जो पढ़े लिखे होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। बिस्मार्क से वहाँ की जनता को मतलब काफ़ी खुशी हो रही थी। बिस्मार्क ने फ्रांस के आक्रमण का डर दिखा के ऑस्ट्रिया को कमज़ोर करना चाहा, जिससे पर्सिया स्ट्रॉन्ग हो सके। इसने वहाँ के स्मॉल एरिया को भी एक करना शुरू कर दिया। अब इसके तहत इसने 3 युद्ध लड़ी। ऑस्ट्रिया के एकीकरण में बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ी, और ये 3 युद्ध आप बुक में देखेंगे क्या क्या था। तो देखिए बताते हैं, ये जो 3 युद्ध लड़ा गया, आपको पहला देखा डेनमार्क का युद्ध लड़े, उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ, और तीसरा जो युद्ध हुआ वो फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लिख दिया है इस पर कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, आप एक बार इसे देख लेंगे। ठीक है,
अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हुआ क्या। देखें, बुक्स तो सबके पास होगा, यूँ पढ़ ही लेंगे। जर्मनी का जब एकीकरण होता है, लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक अधीन नहीं थी। बिस्मार्क आता है, रक्त एवं लौह की नीति लाता है। अब देखिए, अपनी नीति कार्यान्वित करने के लिए बिस्मार्क एवं उसके नेतृत्व में पर्सा ने क्या क्या कदम उठाए। जर्मनी परिसंघ के अधिकांश प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सा ने सर्वप्रथम 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के साथ गठजोड़ बनाकर युद्ध किया। फिर उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए 1866 में इटली के साथ गठजोड़ किया और उसे जर्मन परिसंघ से बाहर निकाल फेरा। फलस्वरूप परिसंघ स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए 1867 में बिस्मार्क ने उत्तरी जर्मनी परिसंघ का गठन किया। उसने 22 जर्मन राज्यों को संयुक्त किया, लेकिन बवेरिया जैसे दक्षिण जर्मन राज्यों को छोड़ दिया था जो स्वतंत्र बने रहे। इस परिसंघ के संविधान ने पर्सा के राजा को राजवंशानुगत प्रमुख बनाया। दक्षिणी राज्यों ने ऑस्ट्रिया समर्थक नीति का अनुसरण किया, लेकिन 1870 के फ्रांसीसी पर्सियाई युद्ध में जर्मन विजय के बाद उन्हें संयुक्त होने का विवश होना पड़ा। तो 1870 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी पर्सियाई युद्ध ने जर्मनी के अंतिम एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये फ्रांसीसी पर्सियाई युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 1870 में फ्रांसीसी राजशाही लड़खड़ा रही थी और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए एक और क्रांति की परिस्थितियाँ तैयार हो गई। फ्रांसीसी राजा लुई बोनापार्ट ने 1870 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वो आंतरिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना चाहता था और इसका विजय में उपयोग करना चाहता था, जिससे क्या होता है, अपने शासन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए युद्ध के लाभों का उपयोग करना चाहा। वहीं दूसरी ओर युद्ध के लिए फ्रांसीसियों को उत्तेजित करने के लिए बिस्मार्क भी आंशिक रूप से उत्तरदायी था। कंसिक्वेंटली परिणाम यह निकला कि फ्रांस तो हार गया और 1871 में स्वयं को गणतंत्र घोषित किया गया। इस युद्ध में जर्मनी की जीत ने बिस्मार्क को जर्मनी के बाकी हिस्सों में संयुक्त जर्मनी 1871 में मिलाने का सुअवसर एक प्रदान कर दिया था। फ्रेंड्स, अब आप बुक देख लेंगे क्या क्या था और उसमें एक लास्ट का पार्ट देख लेंगे कि 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट अर्थात काइजर घोषित किया। यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। जर्मनी का एकीकरण सैनिक शक्ति के बल पर हुआ, यद्यपि इस एकीकरण में उदारवादी और राष्ट्रवादी तत्व भी सम्मिलित थे। तो मैंने 3 युद्धों की चर्चा की और जो फ्रेंड्स नहीं समझे होंगे उसे बार बार रिवाइंड करके देख लें। डेनमार्क का युद्ध जो होता है वो 1864 ईस्वी में होता है, जो सेल्सबर्ग और होल्स्टीन के प्रश्न पर पर्सा और डेनमार्क में युद्ध हुआ। इन दोनों क्षेत्रों में जर्मनी वासी ही निवास करते थे, परंतु डेनमार्क इसे अपने आधिपत्य में रखना चाहता था। ठीक है, युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया की सहायता से उसने डेनमार्क को पराजित कर दिया और सेल्सबर्ग पर अधिकार कर लिया और होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया मिला लिया। पर्सा ऑस्ट्रिया युद्ध होता है 1865 की गैस्टिन की संधि मैंने लिख रखी है, देख लेंगे आप। और इसे सेडोवा का युद्ध जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। 1866 में प्राग संधि तक जर्मन महासंघ भंग कर दिया गया। 22 जर्मन राज्यों को मैंने अभी चर्चा की आपसे। और फिर फ्रांस का युद्ध और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण। तो फ्रेंड्स, यह लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में आप रेट करें, रिव्यू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनमें जो लोग मतलब कि दिल से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।